बच्चे आप लोगों ने कल नीट 2023 अटेम्प्ट किया है, तो चलिए आज हम मिलके इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़ूलॉजी को सॉल्व करने शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 151 का, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम। मतलब नीचे जो दिए हुए हैं ये सिंड्रोम दिए हुए हैं, और ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है सिंड्रोम का, जिसमें पाम ब्रॉड होता है और सीमियन क्रीज होती है जहाँ सिंगल पाम क्रीज होती है। तो ऑब्वियसली बात है ये हमने डॉन सिंड्रोम में पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इसका यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसकी हथेली में एक ही क्रीज होती है जिसे हम सीमियन क्रीज भी कहते हैं। क्लाइनफेल्टर जो है ये XXY क्रोमोसोम की कंडीशन है। थैलासीमिया जो है ये अगेन हीमोग्लोबिन की जो अल्फ़ा बीटा चेन है उसकी एबनॉर्मेलिटी है। और टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल में होता है, X0 कंडीशन जो होती है उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। देन 152 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम रीड आउट करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 152 है ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की फॉर्म में है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो प्रोटीन इमेजिन लाइन आप लेके चलिए तो उसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगा जो अमीनो एसिड, उसका C टर्मिनल लेफ्ट साइड पर है और उसका N टर्मिनल राइट साइड पे है। तो बच्ची स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि N टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड होता है और C टर्मिनल जो है वो राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। कहता है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है इसमें 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ये बिल्कुल ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे। अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेकंड नंबर पर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये राइट आंसर है। देखिए आप ऑप्शन पे मत जाइए कि ऑप्शन 1 2 3 4, जो आंसर मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कई सीरीज में, जैसे मैंने बोला कि आंसर 2 जो राइट है, हो सकता है ये वाला ऑप्शन किसी और सीरीज में 3 पे हो, किसी या फिर लास्ट वाली सीरीज में 4 पे हो। तो आप आंसर के ऊपर जो है वो ध्यान दीजिएगा रादर देन कि ये किस सीरियल नंबर पर है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। अगर आपको स्टेटमेंट 1 की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो ये एक प्रोटीन की चेन है। तो आप देखिए इसका जो अमीनो ग्रुप है NH3 ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका C वाला ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पर है। तो ये कुछ बच्चों के लिए कि जो इमेजिन नहीं कर पा रहे कि प्रोटीन की चेन कैसे है, ये उनको मोर क्लियरली अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इमेज रखी है जो इंटरनेट से ली हुई है, सो एज टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड कि कहा क्या क्या था, स्टेटमेंट 1 में क्या गलती थी। राइट, अब हम स्टेटमेंट जो है देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन की, जो असर्शन और रीजन की फॉर्म में है। असर्शन कहता है कि नेफ्रॉन में 2 टाइप के जो नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल, दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी। तो ये बिल्कुल ठीक है। बेस्ड ऑन पोजीशन हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। रीजन कहता है कि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इनकी लूप ऑफ हेनली छोटी होती है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनली लंबी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। बेसिकली क्या होता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनली छोटी होती है बट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनली लंबी होती है। तो इट मीन स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट जो 2 है, मतलब असर्शन तो ठीक है, जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो इस बेसिस के हिसाब से A इज ट्रू बट R इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर जो नीचे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो इस सीरीज में वो नंबर 1 पर ऑप्शन दिया गया है। बच्चे यहाँ पे एक इमेज लगाई गई है ताकि आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने अभी क्या बोला था। तो आप दोनों इमेज को कंपेयर करिएगा, आपको पता चलेगा कि कॉर्टिकल में लूप ऑफ हेनली छोटी थी लेकिन जक्स्टामेडुलरी में लूप ऑफ हेनली जो है वो काफी बड़ी थी। ठीक, तो यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। अब बच्चे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैचिंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो देखिए ये कुछ ड्रग्स दिए हैं, हीरोइन, मैरिजुना, कोकेन, मॉर्फिन। तो अब इसके ऑप्शन दिए हैं कि आप इसके साथ मैच करके देखिए। तो देखिए जो हीरोइन होते हैं ये आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देते हैं,
आपकी बॉडी का फंक्शन काफ़ी कम कर देते हैं। जो मैरिजुना होता है वो क्या करता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है, और जो कोकेन होती है ये इंटरफेयर करती है डोपामीन, जो कि नर्व से निकलता है डोपामीन, उसको इम्पेक्ट करती है। और जो मॉर्फिन है, मतलब जो डी नंबर पर दिया गया है मॉर्फिन, ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा इम्पेक्ट करता है आपकी पेन के ऊपर, दैट एक्ट एज ए पेन किलर। तो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन बनता है इस सीरीज में वो बनता है आपका नंबर 3। फिर बचे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बेहद आसान क्वेश्चन आया हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग जो है उसका क्या फार्मूला होगा। तो बच्चे वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि आप आराम से कितनी सांस अंदर लेते हैं, फिर पूरे जोर से कितनी सांस लेते हैं और पूरे जोर से बाहर जो हवा छोड़ते हैं। तो आराम से मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस केस में जो आपका बनता है वो है इस सीरीज का ऑप्शन नंबर 2, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी जोर से आपने अंदर सांस ली थी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का या रेस्पिरेशन का लिया हुआ है। तो होपफुली ये तो आपने आराम से अटेम्प्ट कर लिया होगा। बच्चे अगेन क्वेश्चन नंबर 156 मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो लिस्ट 1 में देखिए ये ECG से क्वेश्चन उठाया गया है। तो लिस्ट 1 में है P वेव, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, और लिस्ट सेकंड के साथ मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है सिस्टोल की, दैट इज आर्ट्रिया। तो P वेव का आएगा डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, दैट इज A के साथ थर्ड नंबर ऑप्शन। अगर आप नीचे जो गिवन आंसर है उसमें देखिएगा तो पहले ही ऑप्शन में आपको राइट आंसर दिख जाएगा, क्योंकि A के साथ 3 सिर्फ एक ही में है, बाकी किसी के साथ सेकंड है, किसी का 1 है, किसी का 4th है। चलिए हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। Q वेव के आते आते क्या होता है कि सिस्टोल विघन हो जाता है, राइट। तो B के साथ 1, ये भी राइट है। और C QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी ठीक है। और T वेव में क्या हो जाता है, रीपोलराइजेशन हो जाती है वेंट्रिकल की। तो कितना आसान देखिए इसमें क्वेश्चन डाला गया था। द फैक्ट नेवर चेंजेस कि बच्चे सिर्फ अगर आपने P वेव को सिंपली अगर आपने डीपोलराइजेशन आर्ट्रिया के साथ भी मैच कर लिया होता ना एक ऑप्शन, तो आपका पूरा आंसर जो है आराम से निकल जाता कि A के साथ थर्ड वाला ऑप्शन आएगा, और यहाँ नीचे आंसर में वो एक ही ऑप्शन है इस सीरीज का थर्ड नंबर पर। आपकी सीरीज में मे बी वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो। तो देख लीजिए A के साथ थर्ड वाला है, B के साथ 1 वाला है, C के साथ 4th वाला है और D के साथ सेकंड वाला ऑप्शन बनता है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो होपफुली आपने इसे अच्छे तरीके से अटेंड किया होगा। बिकॉज खासकर ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी भी नहीं होते, ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन आए होते हैं, आपने सिंपल तरीके से मैच करना होता है। तो चलिए इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है, और पहले 3 ऑप्शन जो हैं ये तो सीधा स्टोमक से लिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो मैच 1 मैच सेकंड के साथ करते हैं। मैच 1 में सेल्स दिए हैं, सेकंड में उसकी सेक्रीशन। पेप्टिक सेल, जैसे कि हमें पता है कि पेप्टिक सेल क्या करेगा, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को, ये पेप्सिन, प्रोरेनिन, ये उनको प्रोड्यूस करता है। गोब्लेट सेल जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सिंटिक सेल HCl प्रोड्यूस करता है, और हेपेटिक सेल दैट इज लिवर के सेल हैं, तो ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाकी सेल को तो आप भूल जाइए। अगर आपको हेपेटिक सेल का ही पता है कि वो लिवर का सेल होता है और लिवर तो बाइल जूस ही प्रोड्यूस करता है, तो देखिए डी के साथ सेकंड वाला कौन सा ऑप्शन आता है, तो नंबर 1 पर ही देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ इनमें से एक डी वाला ही पता होता ना कि हेपेटिक का बाइल जूस आएगा, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कि इस सीरीज में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। फिर से रिपीट करूंगा, पेप्टिक सेल जो होते हैं वो पेप्टिक है तो पेप्सिनोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गोबलेट सेल म्यूकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिंटिक सेल जो होते हैं वो HCl के लिए और इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए, और हेपेटिक सेल जो होते हैं वो बाइल जूस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आराम से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है।
इन क्वेश्चनों की खूबी ये होती है कि ये बच्चों के ओरिएंटेड बनाए जाते हैं कि बच्चा आराम से कर ले। चारों ऑप्शन के अगर आंसर नहीं आते हैं तो किसी एक का भी आता है तो आप क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज इनके आंसर ही कुछ इस तरीके से हैं कि आप एक को ढूंढिएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चन के लिए। और बच्चे ये बर्थ कंट्रोल वाले टॉपिक से लिया गया है। तो देखिए मैच 1 मैच 2 देखते हैं। वासेक्टोमी, एक होता है वासेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी मेल में यूज की जाती है, वासा डेफरेंस को काट के बंद कर दी जाती है। तो वासेक्टोमी में देखिए क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ये सर्जिकल मेथड है, नेचुरली ऑपरेशन करके किया जाता है। क्वाइटस इंटरप्टस, तो क्वाइटस इंटरप्टस मतलब जब कॉपुलेशन की जाती है तो मेल पीछे हो जाएगा इजैकुलेशन से पहले, तो ट्राई की जाती है कि ये नेचुरल मेथड है, ठीक, कोई आर्टिफिशियल चीजों को यूज नहीं किया जाता है। सर्विकल कैप, ये एक बैरियर मेथड है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, ये फीमेल यूज करती है ताकि स्पर्म जो है वो वेजाइना में रिलीज होके फर्टिलाइजेशन के लिए ना प्रोसीड करें। और सहेली एक टैबलेट है जो कि एक ओरल मेथड है बर्थ कंट्रोल के लिए। तो इसके तो चारों ऑप्शन बड़े इजी हैं, तो चलिए ढूंढते हैं जिसमें ए के साथ जो ए वाला है उसमें थर्ड ऑप्शन हो। तो वो दो टाइप के क्वेश्चन निकल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं ऑप्शन निकल रहे हैं। फिर क्वाइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड के साथ, मतलब बी के साथ 4। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें बी के साथ 4 दिया गया है, सी के साथ सेकंड दिया गया है और डी के साथ 1। दैट इज द राइट आंसर। तो ये एक बेहद आसान क्वेश्चन है जो 12th क्लास के बच्चे नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं, तो होपफुली ये भी आपने आराम से डील कर लिया होगा। तो बच्चे ये बिल्कुल जो अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े ना, इसमें से कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं डाला गया है। तो मुझे लगता है इससे पहले जो पेपर था पिछले साल का, उसमें फिर भी थोड़ा जो पेपर था वो अबव एवरेज का था। ये मुझे एक एवरेज क्वेश्चन दिख रहे हैं जो अभी तक हमने सॉल्व किए हुए हैं, कुछ भी इतना टफ जो है वो नहीं दिख रहा। एनीहो, अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 159 के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं 159 में क्या है। Which one of the following commonly sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly? इसमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो ठीक हो सकता है अगर हम पहले देख लें, ठीक, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर लें। तो बच्चे बात ये है कि हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन और जेनिटल हर्स जो है प्रॉपरली क्यूरेबल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो गोनोरिया में आता है, बिकॉज इट इज इजिली क्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हेपेटाइटिस में तो कई बार कंडीशन आ जाती है कि लीवर को ही रिप्लेस करना पड़ जाता है। HIV का तो आपको पता ही है। और सिमिलरली जेनिटल हाउस भी जो है इजिली क्यूरेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जो कि इस सीरीज में इन ऑप्शनों में दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देख के लगता है कि सिर्फ HIV ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए एक और ऑप्शन में बढ़ते हैं। ये मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। रिंग वर्म, फिलेरियासिस, मलेरिया, निमोनिया। तो देखिए ये दिया गया है किसकी वजह से होता है। सबसे सिंपल सा अगर आपको देखा जाए कि मलेरिया को तो पता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, C का 4। तो देखिए पहला और चौथे वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब कोई और दिमाग में लगा के चलिए, तो निमोनिया मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, D का 1। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ये वाला आ रहा है C और D का, जो हमने अभी तक निकाला। अगर आपको A B का इतना ज्यादा पता नहीं है तो भी आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज A का अगर मैं आपको बताऊं, जैसे A है या B है, तो B का बताया जाए फ्लेरेसिस जो है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई की वजह से होता है, और A रिंग वर्म जो है वो ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है। राइट, तो अगर आप देखिएगा C और D के बेसिस के ऊपर भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो बेस्ड ऑन दिस कि भाई वो वाला ऑप्शन जिसमें C के साथ 4 हो, D के साथ 1 हो, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बनता है। और इसी को देखिए आप A वाला और B वाला निकाल सकते हैं। वाइस वर्सा है, अगर आपको ये पता था कि रिंग वर्म का जो नाम है ट्राइकोफाइटोन, हाँ, तो वो 3rd और 4th में दिख रहा था। फ्लेरेसिस जो है वो किसकी वजह से होता है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई की वजह से, तो वो भी B और B बन रहा था, मतलब 3 और 4 बन रहा था।
तो फिर आपको सी और डी का पता होना जरूरी था। डेट इज वाई मैंने ए बी वाले नहीं उठाए, मैंने बी सी और डी के ऑप्शन पहले आपको क्लैरिफाई करके बता दिए कि कैसे आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो बच्चे ये भी सिंपल तरीके का क्वेश्चन लिया गया है 12th क्लास में से, और डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट लिखे हुए हैं, नो मोर कॉम्प्लिकेटेड कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल तरीके का क्वेश्चन उठाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम। अब देखिए बच्चे ये है कि इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन से पहले आप जान लीजिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो जैसे एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है कि एक सेल ऑर्गेनेलिस से कोई चीज निकल के दूसरे सेल ऑर्गेनेलिस में जा रही है, वहां पर मॉडिफाई हो रही है, वहां से चीज पैकिंग होके किसी और जगह पर जा रही है। तो ये चीज आप कहाँ पे देखते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या वैक्यूल वगैरह में। सो ऑब्वियसली बात है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कोई रोल है, ना क्लोरोप्लास्ट का कोई इसमें रोल है, और ना ही इसमें प्रॉक्सिसोम का। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनका रोल है, लेकिन जो ए, सी और ई है इनका एंडोमेम्ब्रेन में कोई रोल नहीं है। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर 4 है इस सीरीज का वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रॉक्सिसोम दीज आर नॉट एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फिर ये आता है आपका 4th यूनिट ज़ूलॉजी का, क्लास 12th का, जो बेहद आसान है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से कौन सा है जो क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? PVR 322, ये तो बेहद फेमस है क्लोनिंग वेक्टर। फिर आता है आपका तीसरे पर है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक, वो भी एक जो है वो क्लोनिंग वेक्टर है। देन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो भी एक क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन जो प्रोब है ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है बच्चे। ये हम लोग यूज करते हैं, इसमें रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लगे होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ DNA और RNA। तो ये किसी सीक्वेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं रादर देन एक्टिंग एज ए क्लोनिंग वेक्टर। तो आपका जो ऑप्शन आता है राइट वो प्रोब का है रादर देन 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन। तो इसका ये वाला आंसर ठीक था। तो चलिए 163 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फिर से मैच 1 और मैच 2 किया गया है। मैच 1 है इंटरेक्टिंग स्पीशीज और सेकंड में उसकी टाइप ऑफ दी हुई है, कैसी उनकी इंटरेक्शन है। ये बेसिकली हमने बॉटनी में पढ़ा होगा जेके बोर्ड में। तो चलिए, अ लेपर्ड एंड ए लायन इन ए फॉरेस्ट ग्रासलैंड, अ कुक्को लेइंग एग इन ए क्रो नेस्ट, then fungi and root of a higher plant in mycorrhiza, a cattle egret and a cattle in a field। तो आप इसको देख के चलते हैं कैसा इनका रिलेशनशिप है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स में ट्राई करते हैं इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, जब कैटल के ऊपर कोई क्रो वगैरह बैठा होता है, कोई बर्ड वगैरह बैठा होता है, तो हम उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो करता क्या है, उसके टिक माइट, उसके जो पैरासाइट, उसे खाने की कोशिश करता है ताकि कैटल भी आराम से रहे, उसके पैरासाइट खत्म, और दूसरा जो एग्रेट उसके ऊपर बैठा होता है उससे भी खाना मिल जाता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना भी अलग रह सकते हैं। तो इट मीन्स इनका रिलेशनशिप क्या है, कमेंसलिज्म वाला है। देन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजा, तो इनका रिलेशनशिप जो होता है वो म्यूचुअलिज्म का है, राइट, कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो सी के साथ 3 और डी के साथ 4 अगर आप देखेंगे तो ये आपका इस सीरीज में ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपको ये लास्ट सी डी निकालो तो आपके आंसर बन जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ए बी बोलता तो इसके 2 ऑप्शन थे, 3 में भी और 4 में भी। तो चलिए हम और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। लायन और टाइगर दोनों की सेम नीड है, दोनों शिकार करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो ए के साथ 1, तो देखिए 4 में भी ए के साथ 1 था, तभी मैंने रिवर्स में शुरू किया। बी में था कुक्को जो है वो वर्ड ले करता है, एग ले करता है क्रो के नेस्ट में। तो ठीक है, तो कुक्को क्या करता है, कौवे के नेस्ट में से उसके अंडे नीचे गिरा देता है और अपने अंडे वहां ले करता है। तो ये क्या होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, मतलब बी के साथ सेकंड। तो देखिए ये भी 3rd और 4th में था। इसका मतलब अगर आप पहला दूसरा निकालते तो आपको 2 ऑप्शन में फिर भी कंफ्यूजन रहती, 3 है या 4 है। तो तभी मैंने सी और डी को पहले निकाला ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सी के साथ क्या था, 3rd वाला आ रहा था, और डी के साथ 4th वाला था। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है डेट वाज द राइट आंसर।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मीटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो बच्चे ये जो शेड किए गए हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फुल शेडिंग का मतलब होता है सफरर, तो उसका मीटिंग से कोई कंसर्न नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 तो कैंसिल है। 3 और 4 में से देखिए, नॉर्मल मैरिज में सिंगल लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, और जो क्लोजली रिलेटेड रिलेशन होते हैं वहाँ पे अगर शादी की जाए तो डबल लाइन डालते हैं। इसका मतलब जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है इस सीरीज़ का वो राइट आंसर है। तो पहला दूसरा तो क्लियरली आउट हो गया था, थर्ड और फोर्थ में डाउट था। तो थर्ड वाला तो अगर किसी को फोर्थ का ऑप्शन नहीं भी आता है तो 3 वाला सोच के चलता है, ये तो नॉर्मली हम लोग देखते रहते हैं। तो नेचुरली है आपका, अगर एक गैस वर्क भी होता, तुक्का भी होता, वो भी 100% परफेक्ट में था, क्योंकि पहले जो 3 ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट आप लोग उसे बाहर निकाल चुके थे। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। फिर मैच आई है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसमें आपने देखना है कि लिस्ट 1 में जो ऑर्गेनिज्म दी है उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है लिस्ट 2 में। तो टीनिया सोलियम बिलोंग टू फ्लैट बॉम्ब, और फ्लैट बॉम्ब में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेम सेल होता है, जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, मतलब A के साथ 3। तो A के साथ 3 देखिए, सिर्फ पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका आंसर निकाल देता है। फिर भी पैरामेशियम में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, B के साथ 2। फिर आता है पेरीप्लैनेटा जो मतलब आपका कॉकरोच है, तो उसमें यूरिकोस ग्लैंड होता है, और फेरिटीमा मतलब आपका अर्थवर्म, उसमें नेफ्रीडिया होता है। तो इवन सिर्फ एक ऑप्शन टीनिया सोलियम, मतलब यहाँ तो टीनिया लिखा है, सोलियम स्पीशीज नहीं है, तो टीनिया का अगर आपने निकाल लिया तो आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका राइट आंसर जो है वो मैच कर जाता है। देखिए कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन डाला गया है। एक लेमैन जिसने पहली बार सुना होगा वो भी आराम से इस क्वेश्चन को निकाल देगा, क्योंकि जस्ट हाइट ऑफ सिंप्लिसिटी ये क्वेश्चन है। एनीहू, हम इसके ऊपर टिके नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए उसे देखते हैं। तो ये कहता है कि वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस एंटर द सीकम, कि वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ, सीकम में आता है, देयर बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय, कि सीकम से खाना पीछे फिर से इलियम में क्यों नहीं जा सकता है। तो बच्चे आपको पता ही है कि इलियम और सीकम के बीच में वेल्व होता है, इलियोसिकल वेल्व कहते हैं उसे। तो उसकी वजह से खाना जो है वो 1 वे मूव ही कर सकता है, बैकवर्ड वाली साइड नहीं कर सकता है। जैसे कि कार्डिक स्पिंस्टर होता है जो खाने को प्रिवेंट करता है कि कार्डिक से निकल के इसोफेगस में ना चला जाए। पैलोरिक स्पिंस्टर होता है जो प्रिवेंट करता है कि ड्यूडिनम से खाना वापस पैलोरिक में ना आ जाए। इसलिए इलियोसिकल जगह है वहाँ पे इलियोसिकल वेल्व होता है। तो इट मीन्स आपका इस सीरीज़ में ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई हैफाजत इसका क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अपने बॉटनी में पढ़ा होगा, और इस क्वेश्चन को चलिए हम शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जीन ए, जीन वाई, जीन आई, जीन जेड, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ट्रांस एस्टाइलेज, परमीएज, रिप्रेसर प्रोटीन। तो सोचिए ये आपने कहाँ पढ़ा होगा। ये लैक ओपरान का क्वेश्चन है, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा तो। बेहद सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है कि देखिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन आता है, चलो डी की बात कर लेती हैं। तो जीन जो Z होता है, Z होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए। तो D का देखिए 4 वाला ऑप्शन, बाकी किसी के साथ ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। चलो रैंडमली B की बात करते हैं, जीन Y क्या करता है, इट इज़ ए परमीएज, राइट। तो देखिए बाई परमीएज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए 4 ऑप्शन में B के साथ 3 वाला है तो है। तो देखिए सिर्फ एक ऑप्शन आप अगर आपको पता हो A को छोड़ के, क्योंकि A में कन्फ्यूज़न है, आप पहला और दूसरा सेम रखते, तो D या B में से कोई भी एक आपको आंसर हो तो बाकी इसकी सीक्वेंस निकल जाती थी। बेस्ड ऑन डैट आप बोल सकते हो कि जीन A जो है वो ट्रांस एस्टाइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, Y जो है वो परमीएज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो जीन I था वो रिप्रेसर प्रोटीन एक्ट करता है, और जीन Z जो है
ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए टोटली नॉर्मल इसका है। कोई इतना खास या ट्रिकी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आउट ऑफ द 4 जीन अगर आपको बी नंबर का, सी या डी का एक का भी एक आंसर आता है तो आप पूरा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और देखिए मैंने रैंडमली डी का ऑप्शन चूज़ किया तो उसने पूरा आंसर करेक्ट बता दिया कि 4 नंबर का इसका जो है वो राइट आंसर होगा। 168 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो ये नहीं करती अर्ली डायग्नोसिस ऑफ फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट के लिए? PCR, अलीजा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से PCR भी हमें हेल्प करता है। आपने देखा होगा इवन कोविड के दौरान भी हम लोग क्या करते हैं, नोज़ में से सैंपल लेते थे, PCR से हमें पता चल जाता था कि वो वायरस है या नहीं है, मतलब उसके क्रोमोसोम वगैरह दिख रहे हैं या नहीं है। अलीजा जो है इससे भी हम लोग एड्स वगैरह डिटेक्ट कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स ये हेल्प करती है, लेकिन सीरम और यूरिन एनालिसिस जो होते हैं ये हेल्प नहीं करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, राइट। चूँकि नॉट लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर 4 इस सीरीज़ का राइट आंसर है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे वाला, that is 169. Given below are 2 statements. Low temperature preserve the enzyme in a temporary inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat. ये तो बिल्कुल accurate statement है। 2 कहती है when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमने देखनी है क्या कहता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 1 फॉल्स, 2 ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, और दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 170 नंबर का क्वेश्चन है, असर्शन और रीज़न। असर्शन कहती है कि एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल ठीक है, एंडोमेट्रियम बेहद इंपॉर्टेंट है ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन के लिए। और रीज़न कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, काजिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो ये भी ठीक कहता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, और कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को कोई मेंटेन नहीं कर सकता। तो देखिए बच्चे, ऑल दो स्टेटमेंट तो ठीक बोल रही हैं, लेकिन अब रीज़न की बात की जाए, क्या और उसकी प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन थी, तो ए इज़ ट्रू, आर भी ट्रू है, बट आर जो है इट इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका जो है वो आंसर होना चाहिए, डेट इज़ 4th नंबर पर, क्योंकि आर ने तो बताया कि भाई अगर कार्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एंडोमेट्रियम क्यों ज़रूरी है, क्यों की पॉइंट है इम्प्लांटेशन के लिए, राइट। तो आल तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की जो आर ने दी हुई है। तो इसी हिसाब से हम इसके आंसर को चूज़ कर रहे हैं। बोथ स्टेटमेंट आर राइट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 170 नंबर जो क्वेश्चन है इसने असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। तो असर्शन कहती है कि इम्यूनोसेंटेसिस जो है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक। और दूसरा जो है बैन ऑन एम्यूनोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मैनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। तो देखिए जो पहले वाला है वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है वो गलत है, और दूसरा बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो अबॉर्शन है, फीमेल बच्चा होता है माँ के घर में, तो हम लोग क्या करते हैं अबॉर्शन कर देते हैं, है ना, फीमेल फिटनेस को देख के। तो दूसरी वाली जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब इसका आंसर वो होगा जिसमें ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू होगा। तो इस सीरीज़ में वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो इतना ज़्यादा कोई ऐसे टफ वाला कुछ है नहीं, क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि दूसरी स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है और पहले वाली स्टेटमेंट का कोई लॉजिकली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती है। सो
ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अब 172 में देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहला कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो वाटर बॉडी में होते हैं, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं एल्गल ब्लूम को। दूसरा कहता है कि एल्गल ब्लूम जो है वो फ़िश की मोटिलिटी मतलब फ़िश को नहीं मरने देता, उसकी मरने की जो क्षमता से कम कर देता है। यूट्रॉफिकेशन जो है किसको कहते हैं, जब इंक्रीज़ हो जाता है डोमेस्टिक सीवेज या वेस्ट वाटर इन लेक। और बायोमैग्निफिकेशन हम किसको कहते हैं, जब कंसंट्रेशन टॉक्सिकेंट की इंक्रीज़ हो जाती है इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। तो देखो पहली बात तो ये बच्चे कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है ना वो एल्गल ब्लूम को बढ़ाते हैं, रोकते नहीं हैं, ये गलत है। दूसरा, एल्गल ब्लूम फिश मोर्टेलिटी को इन्हांस करते हैं क्योंकि एल्गल ब्लूम ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपरली वाटर के अंदर नहीं आ पाती, फिश मर जाती हैं। फिर यूट्रॉफिकेशन जो है वो बेसिकली फास्फोरस और नाइट्रोजन के बढ़ने से ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, रियलिटी में इसको आप टिक करोगे, क्योंकि क्या होता है कि बायोमैग्निफिकेशन हम वाकई में बोलते हैं कि अगर पानी में मरकरी कैडमियम ज़्यादा है तो उसे फ़िश खाएगी, फ़िश को बड़ी फ़िश खाएगी, बड़ी फ़िश को इंसान खाएंगे, तो छोटी फ़िश के मसल में वो चीज़ें थी वो बड़ी मछली में आ जाएंगी, बड़ी से हम में आ जाएंगी। तो इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। सो इस सीरीज़ का फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। बाकी तीन जो हैं इनमें स्लाइटली ट्रिकी जैसा किया हुआ है जो कि गलत है। तो ये अप टू 172 तक जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल तरीके से पूछे गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 173। अब बच्चे 173 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो नीचे दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनके जो साइक्लिकल चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उसे ईस्टर साइकिल कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि नॉन प्राइमेट्स में हम लोग ईस्टर साइकिल बोलते हैं और प्राइमेट्स में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दूसरा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट पुबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। तो बच्चे जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है ना उसे मीनार्ज कहा जाता है, मीनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंडेड बिटवीन मिनार्ज एंड मीनोपॉज, तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि मिनार्ज क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ और मीनोपॉज क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ। इन बिटवीन ये जो है ये साइकिल एक्सटेंड करता है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी जो है वो राइट आंसर आता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ए सी डी वो ठीक है, बी वाला जो है वो गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकता है। इसमें कोई भी ट्रिकी या कुछ भी ऐसा टफ टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अब बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ये है मैच करो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो देखिए यहाँ पे हार्मोन्स दिए गए हैं, चाहे वो कोलिसिस्टोकाइन दिया हो चाहे एंटी डायूरेटिक या जो भी है जहाँ पे नाम दिए गए उसके साथ दिया गया कि कौन से प्रोड्यूस करता है। इन 4 ऑप्शन में अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो ये एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है सी वाला, ये अगर आपको सिर्फ यही भी आता है ना कि ये हार्ट प्रोड्यूस करता है तो देखिए आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सी के साथ सेकंड है, मतलब 3 वाला, तो आप क्लियरली बता दोगे। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है जिनके CCK है वो पेनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है, GIP जो आपका है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, ANF जो है वो हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी प्रोड्यूस कर रही है। तो सिंपली आपको एक क्वेश्चन का एक मतलब पार्ट भी आता होगा, पर्टिकुलरली अगर मैं सी की बात करूं या डी की बात करूं तो आप आराम से उसे निकाल सकते हो। लेकिन डी में देखिए अगर आपको सिर्फ डी का पता होता तो आपके पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है। जहाँ तो आपको सी में से आराम से पता चल सकता है कि वो क्या ऑप्शन आता है, जहाँ इसके अलावा बी के पार्ट में से आपको पता हो। तो पर्टिकुलरली सिर्फ एंटी न्यूरेटिक फैक्टर का आपको पता हो जो मैं देख रहा हूँ सीरीज़ में,
तो आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th में से। ठीक है बच्चे, ये फिर से 11th में मोस्टली आपने ये बॉटनी में पढ़ा होगा किंगडम मोनेरा के केस में। ठीक है, जहाँ फिर आपने जेनेटिक्स के पोर्शन में पढ़ा हुआ है 12th केस के। तो ये भी जेके बोर्ड में बॉटनी के केस में ओवरऑल, नहीं तो आपने बायो में पढ़ा ही है। तो क्या लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए जो है वो हेल्ड होता है विद सम नेगेटिव चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। स्टेटमेंट 2 कहती है कि यूकैरियोट में नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो बच्चे दोनों स्टेटमेंट को देख के ना एक बात क्लियर है, जहाँ तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जहाँ डीएनए नेगेटिव है ना। मतलब दो स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि पहले में कहता है डीएनए पॉजिटिव है, दूसरे में कहता है डीएनए नेगेटिव है। तो रियलिटी में ये है कि पहली स्टेटमेंट गलत है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और यूकैरियोटिक में वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो इस सीरीज़ में जो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ ट्रू, वो राइट आंसर है। इवन मैं देख रहा हूँ जिसका मैंने ये पेपर लिया हुआ उसने भी सेकेंड नंबर को टिक किया हुआ है। तो डेट वाज द राइट आंसर। कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, सामने ही दिख रहा है। अगर आपको डीएनए का चार्ज पता हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। बच्चे, अब जॉइंट्स का क्वेश्चन है स्केलेटन सिस्टम में से क्लास 11th अगेन, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए ये जॉइंट्स के नाम दिए गए हैं लिस्ट 1 में, और उसके बाद उनकी एग्जाम्पल दी गई है लिस्ट 2 में। तो ये क्या कहता है कि कार्टिलेज जॉइंट कहाँ पे होंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होंगे, फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे होंगे और सैडल जॉइंट। बाकी आपको आता है या नहीं आता है मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपको फाइब्रस और सैडल जॉइंट का आता है ना तो क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। फाइब्रस जॉइंट जो है वो टाइट जॉइंट होते हैं, जो कि हमारी स्कल बोन में होता है, मतलब सी का 1 के साथ। तो देखिए सी का 1 अगर आप देखोगे तो 4th नंबर का जो ऑप्शन है क्लियर कर देता है। सैडल जॉइंट सीधी सी एग्जाम्पल आती है हमारे थंब में, तो यहाँ पे आप देखिए चलिए डी के साथ 3rd, तो देखिए वो भी क्वेश्चन जो दिए हैं ऑप्शन उसमें 4th नंबर पे सेट बैठ रहा है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट, तो बच्चे बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है ये क्लियरली आपको पता है कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में दिख जाएगा आपको, डेट इज़ जो बी वाला है इसके साथ 4th वाला। और फिर रहता है कार्टिलेजनस जॉइंट, तो कार्टिलेजनस जॉइंट जो है मतलब कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे वर्टिब्रा के बीच में, तो ये जो है ये बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम। तो इतना आसान है कि सिर्फ अगर आपको फाइब्रस जॉइंट का भी कर देते सी के साथ 1 तो पूरी सीरीज़ मतलब आपकी क्लियर हो जाती है। तो बेस्ड ऑन डैट हम लोग इसका 4th वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे कि भाई क्लियरली मैं फिर से बोलूँगा कि सी के साथ 1 लगाते तो आपकी चीज़ें जो है वो डिराइव हो जाती। तो चलिए फिर से हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे ये स्टेटमेंट 1 है, लिगामेंट डेंस इरेगुलर टिश्यू है और कार्टिलेज इज ए डेंस रेगुलर टिश्यू। सिंपली अब विदाउट एनी जस्टिफिकेशन मैं बोलूँगा कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ना तो लिगामेंट इरेगुलर टिश्यू है और ना ही कार्टिलेज जो है वो डेंस रेगुलर टिश्यू है। कार्टिलेज का तो सामने ही पता चल जाएगा आपको कि वो एक स्केलेटन टिश्यू है रादर देन दिस। तो इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। इसमें आप देखोगे तो ये 4th नंबर जो ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। 178 तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है। इन विच ब्लड कॉर्पसल HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ वायरस। तो बच्चे ये हमने इम्यून सिस्टम में पढ़ा था कि जो HIV का जो HIV होता है मतलब जो वायरस होता है वो अटैक करता है हेल्पर टी सेल के ऊपर। तो इसका जो 3rd वाला जो ऑप्शन था बिना किसी डाउट के हम इसे टिक कर सकते हैं। फिर देखिए फाइलम में से क्वेश्चन लिया गया कि रेडियल सिमेट्री नहीं होती है एडल्ट में, और किस फाइलम के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हेमिकॉरिटा है ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि हेमिकॉरिटा जो है ये ऐसे आप लोग ट्यूब शेप जो ऐसे लंबा स्ट्रक्चर होता है
राइट। तो इसमें जो है वो बायलेटरल सिमेट्री आपको पाई जाती है रादर देन रेडियल सिमेट्री। फिर कौन सा फंक्शन है 180 नंबर क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो साइटोस्केलेटन इन ए सेल परफॉर्म करता है। तो देखिए साइटोस्केलेटन ना तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ना वो न्यूक्लियर की डिवीज़न करवाता है, ठीक, ना वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है, मोबिलिटी में हेल्प करता है, दैट इज़ मोटिलिटी। तो इसका जो पहले वाला ऑप्शन है इस सीरीज़ का वो राइट आंसर है। तो बच्चे ये फिर दो स्टेटमेंट दी गई है कि बास डेफिन जो है रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल को और यूरेथ्रा में ओपन होती है एज ए इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है कि कैविटी ऑफ द सर्विक्स जो है उसे सर्विकल कैनाल कहा जाता है एलॉन्ग विद वेजाइना, और ये बनाते हैं बर्थ कैनाल, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ कोरेक्ट, यानी कि आपका इस सीरीज़ का आंसर नंबर 3 जो है वो ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ये तभी आपको क्वेश्चन आएगा अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर एक सिस्टम पढ़ा है दूसरे को छोड़ दिया है तो 100% ये आपका क्वेश्चन जो है वो आप गलत करने जा रहे हो। 181 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सॉरी 182 नंबर का। तो ये कहता है कि कौन सा ये सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप है जो सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है जिन्होंने अडाप्टिव रेडिएशन फॉलो की है। तो बच्चे इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो बनेगी नहीं, अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो ही आप इसमें निकाल सकते हैं। पहली बात है जी वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, राइट। तो इसका जो 4th नंबर वाला जो ऑप्शन है नुम्बर्ड स्पॉटेड क्यूकस फ्लाइंग फ्लेंजर, ये इसका राइट आंसर था। इसमें कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं है, सिंपली सी बात है कि अडाप्टिव रेडिएशन किन्होंने फॉलो की हुई है, जो नीचे दिए गए एनिमल्स हैं, और ये मार्सुपियल्स हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन। तो ये आपने ध्यान में रख के इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते थे। सिंपल सी बात है, अगर आपने एग्जाम्पल कोड करके पढ़ा होगा तो आपको ये आएगा, अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं है कि आप इसे कर पाओगे। इसके बाद हम लोग जो प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। 183 जो है ये आपके EVS से क्वेश्चन लिया गया है। स्टेट बोर्ड में देखा जाए तो बॉटनी में से ये क्वेश्चन है, और ऐसा ये बायोलॉजी में आपका EVS का कंपोनेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटर प्रेसिपिटेटर इज़ मोस्टली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। स्टेटमेंट 1 कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, और 2 कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन। तो बच्चे देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो पहली वाली स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में तो यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर रिमूविंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो स्टेटमेंट 1 इज़ कोरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकोरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक है इस सीरीज़ में। तो पहली स्टेटमेंट कोरेक्ट है, बट सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो लॉजिकली आपका जो इस सीरीज़ का आंसर नंबर 1 है वो इसमें फिट बैठेगा। अब हम सिंपल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 184 का जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 कहती है कि RNA जो है वो जल्दी म्यूटेट होता है, और वायरस हैविंग RNA जीनोम जो है एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। तो देखिए बच्चे दोनों स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई एक दूसरे को कर भी रही हैं, और दूसरी बात ये है कि दोनों रियलिटी में भी है। पहला कहता है कि RNA म्यूटेट होता है बड़ी जल्दी, ठीक है। नेचुरली अगर RNA जल्दी म्यूटेट हो रहा है तो वायरस जिनका RNA जीनोम है और लाइफ स्पैन छोटी है तो उनमें म्यूटेशन रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि RNA है तो म्यूटेशन रेट ज़्यादा ही है, और उस लाइफ स्पैन छोटा है तो उसकी अगली जनरेशन जल्दी आएगी। एक तो म्यूटेशन बड़ी जल्दी हो रही है वायरस के अंदर, दूसरा थोड़े स्पैन में बड़ी सारी जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो नेचुरली वो इवॉल्व भी जल्दी होगा। तो बोथ द स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, वो आएगा। होपफुली आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे RNA जल्दी म्यूटेट होता है, ठीक है, ये तो ठीक है। दूसरा कहता है कि RNA जल्दी म्यूटेट होता है और लाइफ स्पैन छोटी है तो इवॉल्व भी जल्दी होता है, तो नेचुरली बात है। अब
हमारे में डीएनए होते हैं और हमारे में लाइफ स्पैन भी कंपैरेटिवली लंबा होता है, तो एवोल्यूशन भी स्लो होगी कि आज थोड़ी सी चेंज आई है, अगली जनरेशन में थोड़ी सी चेंज, उससे अगली जनरेशन में चेंज। इट टेक मैनी जनरेशन एंड लॉन्ग स्पैन टू इवॉल्व ए स्पीशीज़। लेकिन आरएनए जिनके अंदर जीनोमिक मटेरियल होगा, जिन वायरस में, उनकी एवोल्यूशन भी जल्दी होगी और नेचुरली बात है म्यूटेशन तो जल्दी है ही है। तो ये कोई इतना मतलब आप बोलो टफ टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। और इवन अगर ये असर्शन रीज़न में आता तो भी ये जस्टिफाई कर लेता, क्योंकि ये दोनों आपस में इतनी ज़्यादा इंटरलेटेड टर्म्स भी हैं। तो बच्चे इट्स ऑल अबाउट कि पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम में आपने प्रेशर से नहीं पढ़ना है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो है वो प्रेशर से करते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो चलिए देखिए, मैच करना है, ये आपके जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है मतलब आइज़ में से लिया गया है और 11th क्लास का क्वेश्चन है। फिर से अब मैं यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहा हूँ ना, तो इतना आसान है कि मैं क्या पढ़ूँ इसे। सबसे पहले डी वाला देखिए, स्क्लीरा क्या होता है, हमारी आँख का वाइट वाला पोर्शन। ब्लाइंड स्पॉट वो वाला रीज़न होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, मतलब वहाँ कोई फोटो रिसेप्टर होता ही नहीं है। आइरिस, मैं नीचे से ऊपर पढ़ रहा था, आइरिस क्या है, ये जो आपकी आँख का ये ब्लैक ब्लैक जो चीज़ देखती है, जो पीपल को कंट्रोल करवाती है। और फोबिया सेंट्रलिस जो होता है, फोबिया सेंट्रलिस एक रीज़न होता है जहाँ पे एक्यूट विजिबिलिटी होती है। तो बेस्ड ऑन डैट अगर आप इसे देखते तो सिर्फ मतलब अब चारों ऑप्शन का भी मैं आपको बता सकता हूँ चारों ऑप्शन में क्या राइट आंसर है। लेकिन अगर आप सी का ब्लाइंड स्पॉट का सीधा जोड़ देते कि ब्लाइंड है, आगे से बंद है, इसमें कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होगा, यहाँ से उसे नर्व भी निकली होगी, तो सी को अगर आप 4 वाले के साथ जोड़ते, पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई वॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल आर एब्सेंट, तो देखिए चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 3 नंबर वाला, तो ये आपका राइट आंसर होता है ना। तो ए के साथ मतलब फोबिया, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल इक्विटी, आइरिस जो पहले के साथ जोड़ा हुआ है, विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई डेट रेगुलर डायमीटर ऑफ प्यूपिल एंड सो ऑन। तो ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है जिसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना आसान है ये। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट आपने ढूंढनी है। सबसे पहले कहता है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन फेज में क्या आपको टेट्राड दिखती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो ये बिल्कुल ठीक है कि एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैचिटीन स्टेज, तो पैचिटीन में तो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो टर्मिनलाइजेशन का तो कोई है नहीं दूर दूर भी। निकोलस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म होती हैं टीलोफेज में, ये बिल्कुल ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो बच्चे क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में तो होती है, लेकिन वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है। एक्चुअली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुआ, अगर आपको याद हो तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, तो 2 क्रोमोसोम के ऊपर 4 सिस्टर क्रोमेटिड होगी। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा 2 डिफरेंट क्रोमोसोम मतलब 2 डिफरेंट क्रोमेटिड्स की होती हैं, जो कि होमोलोगस का पेयर ही होती है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन था सही आंसर वाला वो बनता है एक तो बी और दूसरा बनता है डी, और ये जो आपका 4 नंबर का है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं, लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और टर्मिनलाइजेशन तो पैचिटीन में नहीं हो सकती, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर भी जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर होती है रादर देन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो डैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये जो बी और डी का है यही 2 आंसर करेक्ट दिख रहे हैं, बाकी नहीं। तो ऑप्शन इस सीरीज़ में 4 नंबर पर जो है वो राइट आंसर पर सेट बैठता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये पूछा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्डेट्स क्या है। कॉर्डेट्स में प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉइलेट डबल नर्व कॉर्ड, तो देखिए बच्चे कॉर्डेट्स में जो है वो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड तो होती है बट डबल तो नहीं है, ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, बच्चे ये गलत है, अगर आप अपना ही देखिए तो आपका हार्ट वेंट्रल साइड से है, डॉर्सल साइड से नहीं है।
ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोस्लोमिक एनिमल, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ठीक है, लेकिन सीडोस्लोमेट जो है वो गलत आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है प्लस ऑप्शन नंबर जो सी और बी और सी, तो ये ठीक आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस आप इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसे टिक कर सकते हो, क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत है, बी वाली ठीक है, सी वाली ठीक है, डी वाली गलत है और ई वाली भी गलत है। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से ओनली स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। बच्चे फिर कॉकरोच के ऊपर है 188 नंबर क्वेश्चन। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, कॉकरोच में एक्सक्रीशन किससे हो सकती है? फैलिक ग्लैंड, ये नहीं। यूरिकोस ग्लैंड, बिल्कुल राइट आंसर है। नेफ्रोसाइट, ये भी राइट आंसर है। और फैट बॉडी, ये भी राइट आंसर है। कोलेटरल ग्लैंड का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब बी, सी और डी वाला जो ऑप्शन शो हो रहा होगा, डेट इज इस सीरीज में नंबर 1 पर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे अब 189 का जो क्वेश्चन है ये है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 में है मास्ट सेल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, ब्लड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपको चारों ऑप्शन का पता हो, वैसे तो चारों सिंपल है, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर आपको सिर्फ बी का पता है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, है ना, तो आपको पता है कि इसमें सिलेटेड एपिथेलियम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सांस लेते हो, डस्ट वगैरह होती है या कार्बन के कुछ पार्टिकल्स होंगे जो आपकी सांस से जाते हैं रेस्पिरेटरी रूट में, तो आपको खांसी होती है। और वो खांसी क्यों होती है? क्योंकि ये सिलेटेड एपिथेलियल जो है वो इरिटेट हो जाते हैं और वो खांसी दिलवाते हैं ताकि आप जोर जोर से खांसे और वो पार्टिकल बाहर जाए। तो बी के साथ अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाएं, ठीक है, तो फिर आप ध्यान से देखिएगा कि बी के साथ अगर आपका आ रहा है फर्स्ट वाला पार्ट, तो फिर सी के साथ देखिए कि ये ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो B1 और C4 का ऑप्शन आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है, दैट इज नंबर 1 पे। अगर खाली B1 भी आपने डिसाइड किया होता ना, तो भी आपका क्लियर हो जाता कि पहला वाला ऑप्शन। तो मास्ट सेल जो होते हैं ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑब्वियसली वो क्या है? कुबाइडल एपिथेलियल है, दैट इज 3 वाला। तो पूरी सीक्वेंस आपकी निकल जाती है। सिर्फ बी का अगर आपको पता होता तो देखिए ऑप्शन में बी के साथ 1 सिर्फ एक ही है। तो मास्ट सेल ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल वो सिलेटेड एपिथेलियल की लाइनिंग होती है। ब्लड जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है वो कुबाइडल एपिथेलियम होता है। तो दैट वाज द राइट आंसर जो हमने अभी डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 190 देखिए। स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। बच्चे G0 फेज वो वाली होती है जब सेल जो होता है वो क्यूसेंट फेज में होता है, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, बट इट डजेंट मीन कि वो मेटाबॉलिकली भी इनएक्टिव हो। तो स्टेटमेंट 1 तो सीधी सीधी गलत है। स्टेटमेंट 2 है द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकोरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज़ कोरेक्ट। ये यहाँ होगा वो आपका राइट आंसर बनेगा। और एज पर दिस पेपर सीरीज स्टेटमेंट 1 इज़ इनकोरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ कोरेक्ट, वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन टेक प्लेस ड्यू टू इट। ठीक है, जो डिज़ायरेबल नहीं है वो हट जाते हैं और जो अच्छे जीन है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, ये तो एडवांटेज हुआ। इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यू इनब्रीडिंग। ये कहता है कि भाई उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब किसी की प्रोडक्टिविटी अगर डिक्रीज़ कर दोगे तो वो एडवांटेज कैसे रहा? ठीक है, तो ये तो एडवांटेज नहीं है। देन इट डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, ये भी आप बोलोगे तो एडवांटेज है क्योंकि होमोजाइगोसिटी इज़ नॉट गुड। इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो ये क्या करता है? हार्मफुल रिसेसिव जीन जो हैं उनको एक्सपोज करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऑप्शन नंबर 2 था, इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन, कि इनब्रीड पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है आफ्टर कंटिन्यू इनब्रीडिंग। ये एक एडवांटेज नहीं है।
इन ब्रीडिंग का। दैट इज़ आपका इस सीरीज़ में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर था। बच्चे अब क्वेश्चन 192 कहता है कि विच आर द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। तो बच्चे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है कि वो वाले कैरेक्टर जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो जिनमें वो कैरेक्टर नहीं है तो हम वो बोलते हैं कि सेक्सुअली डाइमॉर्फिक कैरेक्टर नहीं है, हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन कईयों में क्या होता है कि वेल एस्टैब्लिश कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम बता सकते हैं वो मेल है या फीमेल है। तो कॉकरोच की बात की जाए, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स ये राइट ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एनल सिरकाई ये भी राइट आंसर नहीं है। डार्क ब्राउन बॉडी कलर ये भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल इज़ द राइट आंसर। और मैं यहाँ पे इमेज लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे एब्डोमेन है मेल और फीमेल का, दोनों में एनल सर्कस तो है लेकिन एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ मेल में है। और इवन हम लोग क्लास में भी बोलते हैं कि जो मेल हैं, जो लड़के हैं, ये बड़े स्टाइल में रहते हैं, है ना। तो ये कॉमनली ऐसे हम लोग बोलते हैं प्रोवर्ब टाइप, ताकि बच्चे याद रखें। तो ये सामने फ़ोटो आपको क्लियर कर रहा है कि एनल स्टाइल का प्रेजेंस होना ये डिसाइड करता है कि वो मेल है या फीमेल है, राइट। तो तभी मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट डिपिक्ट द सेक्सुअल डाइमॉर्फिक ट्रेट इन कॉकरोच। देन 193 आता है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. तो दिमाग का कौन सा पार्ट है जो रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, बड़ा खुश है, बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है, प्लेजर के लिए, रे के लिए, गुस्से के लिए मतलब या डर के लिए, तो वो बच्चे होता है लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो पर्टिकुलरली मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस इज़ द राइट आंसर। बच्चे देन आता है आपका स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट है। तो ये ब्लड से ली गई है। बेसोफिल जो है मोस्ट एबंडेंट होते हैं सेल ऑफ द टोटल WBC, ये गलत है। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, ये राइट है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पांस, ये भी ठीक है। बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, ये गलत है क्योंकि वो मोनोसाइट्स में है। बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि चूँकि ये बेसोफिल है बिकॉज ये बेसिक स्टेन लेते हैं और स्टेन ग्रेन्यूल्स लेते हैं। तो बेसोफिल में तो ग्रेन्यूल्स होते हैं, डेट इज़ वो ग्रेनुलोसाइट में आता है। सो ऑप्शन नंबर बी और सी ये ठीक है। तो इस सीरीज़ में जो बी और सी दिया हुआ है आंसर मतलब नंबर 1 पे वो करेक्ट आंसर है। तो ना तो ये मोस्ट अबंडेंट है और ना ही इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप है, ना ही ये ए ग्रेनुलोसाइट है, राइट। क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में एक्टिव होता है और सिक्रिएट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन। तो डेट इज़ बाय बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बड़ा ऐसे अब देखा जाए तो मज़ेदार क्वेश्चन भी है। ये पूछा हुआ है कि फॉलोइंग सीक्वेंस में से कॉरस्पॉन्ड करती है कोडिंग स्ट्रैंड इफ़ द सीक्वेंस ऑफ mRNA जो नीचे दी है, नीचे mRNA की सीक्वेंस दी हुई है, वो आप बता सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है सीक्वेंस AUC जितना भी आपके सामने न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इज द सीक्वेंस ऑन mRNA कि ये है एज फॉलो। बच्चे क्वेश्चन नंबर 195 की ना मैं नेट पे देख रहा हूँ, बड़े सारे जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसकी सीक्वेंस का आंसर निकाला है जो मोस्टली गलत है। गलत कैसे कि इन्होंने दिया हुआ है कि आपको mRNA की सीक्वेंस दी हुई है, आप बताइए इसके कम्प्लीमेंट्री जो कोडिंग स्टैंड है उसकी सीक्वेंस क्या होगी, है ना। तो mRNA की सीक्वेंस में अगर U है तो नेचुरली बात है, अगर आप सोच के चलोगे कि कोडिंग स्टैंड DNA है तो उसमें तो U नहीं होता, राइट। तो अगर mRNA की सीक्वेंस दी हुई है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वहाँ पे U हो। अगर आपके दिमाग में DNA चल रहा है तो इसका मतलब तब आपके दिमाग में आएगा तीसरा चौथा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन A के साथ A पेयरिंग भी नहीं करता,
तो पहला दूसरा भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं ये जो mRNA बना है ये एक RNA वायरस का है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। अब ट्रिकी देखिए, इन्होंने 5 to 3 एंड सीक्वेंस दी हुई है, तो अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? 3 एंड से 5 डैश एंड, राइट। तो 3 डैश एंड की तरफ U होना चाहिए अगर वो RNA जेनेटिक मटेरियल है। तो ये फोर्थ वाला जो है ना, सिंपली इतना सा आपने डिटरमाइन करना था, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी सीक्वेंस आप मैच कर लीजिए, 3 और 4 की दोनों की सेम सीक्वेंस है, लेकिन तीसरे वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 डैश एंड के साथ 5 डैश एंड पेयरिंग नहीं करता, 5 डैश के साथ 3 डैश एंड पेयरिंग करता है। तो मुझे सीक्वेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। I5 जो पहले वाली mRNA की सीक्वेंस है उसे आप कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस फोर्थ वाले के साथ मैच कीजिए, ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगी। ठीक, प्रोवाइडेड अगर आपने सोच के रखा है कि ये एक वायरस का mRNA है, जहाँ कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल था, उसने mRNA प्रोड्यूस किया। अगर आप DNA का सोच के चलोगे तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके चलोगे, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अगेन रीड कर सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल आपको दिखेगा कि mRNA अगर दिया हुआ है तो अगर DNA जेनेटिक मटेरियल होगा तो कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा, अगर RNA जेनेटिक मटेरियल लेके चलोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देन आता है कि क्वेश्चन नंबर आपका अगले वाला, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। वो उसने दिया हुआ है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, या एक्सपेंडिंग है, या फिर स्टेबल। तो बच्चे इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न कोई नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज बेहद अनलिमिटेड हो। एक्सपोनेंशियल का मतलब एकदम से बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना, और बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन तब बढ़ेगी जब रिसोर्सेज के ऊपर कोई लिमिट ना हो, ठीक, कोई चेक पॉइंट ना हो। तो सिंपली अगर आप B को 1 के साथ करोगे तो आपकी पूरी सीरीज़ निकल जाएगी, राइट। आप चारों ऑप्शन में देखिएगा कि B के साथ 1 जो है वो एक ही में है। उसके बाद भी अगर मैं दिखाऊँ तो स्टेबल एज या पिरामिड जो है वो कहाँ पे आता है? जहाँ पे पॉपुलेशन के दोनों जो एज लिमिट होती है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का जो होता है, मतलब वो बराबर बराबर चल रहा हो। तो एनी हो, इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप B का ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 197, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो थायराइड कंट्रोल नहीं करता? मतलब थायराइड हार्मोन ये वाला फंक्शन कंट्रोल नहीं करता। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल को ये कंट्रोल नहीं करता, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को ये कंट्रोल नहीं करता, लेकिन RBC फॉर्मेशन में इसकी सपोर्ट होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर C और D है, ये दोनों जो ऑप्शन है इसमें थायराइड का कोई रोल नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा जिसमें C और D ओनली लिखा होगा। तो इस सीरीज़ में नंबर 1 पर वही वाला है। तो चलिए बच्चे अब 198 क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी, जब बॉडी से फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन में जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि डाययूरेसिस एक्सेसिव लॉस ना हो, ये बिल्कुल ठीक है। एंटी न्यूरेटिक फैक्टर जो कि हार्ट प्रोड्यूस करता है ये बेसोडाइलेशन है, ये भी ठीक है। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है इंक्रीज़ करते हैं BP को, ये भी ठीक है। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है डिक्रीज़ करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये गलत है। मतलब B C D वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। और इस सीरीज़ में 198 क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग जो डील करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 199। तो कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी बिल्कुल ठीक है। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेर, ये गलत है। मतलब बी और सी का ऑप्शन जो है वो सिर्फ ठीक है। तो बेस्ड ऑन डैट आपका जो इस सीरीज़ में चौथा नंबर ऑप्शन है बी और सी, वो ठीक है। बच्चे जब भी मैं बोलता हूँ फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर, उसे इग्नोर कीजिएगा। मैंने पहले भी बोला आप राइट आंसर पे टिक कीजिए, क्योंकि सीरीज़ अलग अलग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मैंने बोला बी और सी ओनली, इस सीरीज़ में फोर्थ नंबर पे हो सकता है, किसी और पेपर में फर्स्ट सेकंड नंबर पे हो। तो आप सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस रखिएगा रादर देन कि वो किस नंबर पर है। अब बच्चे ये मैमल जो क्लास मैमेलिया, वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। द यूनिक मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स आर, कौन से यूनिक करेक्टर हैं मैमल्स के? हेयर तो है ही है। पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मैमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कोई करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। पिन्ना मोनोकोंडाइलिक स्कल एंड मेमोरी ग्लैंड, ये मोनोकोंडाइलिक स्कल का भी कुछ नहीं है। हेयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी इतना कुछ नहीं है। हेयर पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो फोर्थ वाला था जिसमें हेयर पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड लिखे हैं, ये इसका राइट आंसर है। तो बच्चे डेट वाज ऑल अबाउट ये जो ज़ूलॉजी के आंसर की है विद एक्सप्लेनेशन इसमें डाला हुआ है ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो ये जो बच्चे भी कर चुके हैं वो तो इसे इसे मैच कर सकते हैं, और जो बच्चे अपकमिंग है ये उनके लिए बेहद बेटर वीडियो है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन की डेप्थ को समझेंगे और देखेंगे कि अगर ये वाला ऑप्शन चूज़ किया गया तो क्यों चूज़ किया गया, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी, वो मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। तो मैं चाहता था मैं सीधा वीडियो में आंसर की तरह चढ़ा सकता था, लेकिन दैट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग इन योर नॉलेज। तो हमने मतलब मैंने पर्टिकुलरली क्या किया, एक का जस्टिफिकेशन देने की ट्राई की, एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की है। तो पूरे ये जो क्वेश्चन है ज़ूलॉजी में, इसमें मुझे एक ही क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगा टू बी वेरी फ्रेंकली, जो कि इन्होंने mRNA वाला डाला हुआ था। वो सॉर्ट ऑफ ट्रिकी था कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी DNA जेनेटिक मटेरियल होता है तो हमारा दिमाग वहीं पे रुका रहता है। तो हम जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री भी उसी में ढूंढते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड भी। जिनके क्वेश्चन ठीक हो गए हैं उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चे।